नमस्कार, मैं अपूर्वा सिंह। आज वाइब्स ऑफ भारत में हमारे साथ योगिता सिंह जी हैं, जो कि 17 साल से मातृशक्ति का एक उदाहरण है। हमारे बीच इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं महिलाओं के लिए और अभी दिल्ली भाजपा में उपाध्यक्ष है, महिला मोर्चा के अध्यक्ष रही हैं और सबसे बड़ी बात, ये भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली प्रदेश में पार्षद भी हैं और 2 बार उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तो आइए मिलते हैं योगिता सिंह जी से। धन्यवाद अपूर्वा। तो आप मुझे ये बताइए योगिता जी कि आप महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रही हैं, महिला शक्ति की बहुत बड़ी उदाहरण है। आपने 17 सालों में आपने क्या ऐसा देखा कि भाजपा से प्रेरित हुई आप? मुझे जहां तक पता है कि आपके घर से कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, ऐसा विजन क्या था आपका और आपने क्या सोचा और क्यों आई भाजपा में? ये बात सही है कि मैं शुरुआती दौर से ऐसे परिवार से नहीं हूं कि जहां पॉलिटिक्स किसी ने करी हो, बट मेरी स्कूली शिक्षा जो है वो भारतीय विद्या मंदिर संघ के एक स्कूल से हुई। अच्छा। और एक बात जरूर आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि मुझे समाज सेवा का शौक स्कूल टाइम से ही रहा। 92 में उत्तराखंड और यूपी जब एक होता था, तब उसमें एक आपदा आई और स्कूल में जैसे बच्चों को डोनेशन इकट्ठा करने के लिए हमेशा प्रेरित किया जाता है, हमें भी स्कूल वालों ने कहा, मुझे भी कुछ पर्चियां दी गई। बट उस समय मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो भीड़ से अलग हटके हो। पूरे स्कूल के बच्चों ने आस पड़ोस में कुछ पैसे की कलेक्शन करी होगी, बट मैंने उस समय लुधियाना के जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, या जो कोई बैंक मैनेजर्स थे, या पेट्रोल पंप ओनर्स थे, मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया था जितना स्कूल ने किया, और मेरा पैसा अकेले का उससे सबसे ज़्यादा था। उसके बाद स्कूल ने मुझे वो पैसा देकर, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे, मैं वहाँ स्टेट गेस्ट बन के गई और वो चेक अपने प्रिंसिपल और एक टीचर के साथ दे के आई। पहली बार मेरा जिंदगी में जो फोटो कभी अखबार में आया तो वो उस समय का था। तब तो मुझे ये मालूम नहीं था कि मैं कभी पॉलिटिक्स में आऊंगी, बट हमेशा से ही मुझे समाज में काम करने की प्रेरणा शायद स्कूल की शिक्षा के कारण ही रही। और उसके बाद धीरे धीरे मेरी शादी दिल्ली में हुई 96 में, बट 2002 में मैं समाज में काम करते करते ही, समाज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते ही कब सक्रिय राजनीति में आ गई मुझे भी नहीं मालूम हुआ, बट मैंने समाज सेवा करते करते ही राजनीति को अपनाया। ऐसा कहा जाता है कि 2014 के बाद महिला सशक्तिकरण मोदी जी ने किया, तो केंद्र में तो मोदी जी आए, लेकिन मुझे ये जानना है कि उस टाइम पे कांग्रेस और भाजपा 2 ही पार्टी थी, आम आदमी पार्टी तो थी नहीं। तो ऐसा कौन सा कार्य हुआ जिससे महिलाएं मजबूत हुई, कार्य करने के लिए आगे आईं? और कंपटीशन क्या था दोनों में, कांग्रेस में और बीजेपी में? क्या ऐसा कंपटीशन था जो कि बीजेपी आगे निकली? मुझे बहुत अच्छे से याद है 2013 में जब कैंपेन शुरू हुआ तो हर घर मोदी, घर घर मोदी, और मोदी जी ने जो लोगों को विजन दिया उसमें ऐसा कोई वर्ग नहीं था जिसको उन्होंने टच नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम देश की महिलाओं की और देश के किसान की, देश के गरीबों की चिंता करेंगे। जो 9 साल के कार्यकाल में आपको दिखाई भी दिया होगा, उन्होंने आज कहा कि हमारी 4 जातियां हैं, युवा, गरीब, महिला, किसान। और 9 साल के कार्यकाल से मतलब ऑलमोस्ट 10 साल पूरे होने वाले हैं, बट उस समय के कैंपेन को याद करिए तो आपके प्रश्न का आपको उत्तर मिलेगा, और लोगों ने उस बात का यकीन भी किया। मुझे एक चीज जाननी है, आपने मोदी जी की बात की, तो मोदी जी का बहुत बड़ा विजन है महिला सशक्तिकरण, महिला को एम्पावर करना। एक शब्द आया है शक्ति, अब बहुत फेमस है, जो कि कांग्रेस ने महिला शक्ति का अपमान किया, तो मोदी जी ने बोला कि मैं इस शक्ति को अब अंतिम मरते दम तक मैं इस शक्ति को साथ रहूंगा, इनके विश्वास को जीतता रहूंगा। आप उसके एक उदाहरण हैं, क्योंकि मैं 17 साल अगर आपने दिए हैं तो, और आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो वो मेरे लिए बहुत इंस्पायर कर रहा है। ये तो ये आप बताइए, और मुझे ये चीज़ जानना है कि महिला शक्ति के लिए कौन कौन सी योजनाएं मोदी जी लेकर के आए और उससे कितनी प्रभावित हुई महिलाएं? मोदी जी ने जो नारी शक्ति की बात कही, वो सिर्फ नारी शक्ति वंदन बिल नहीं है, उसको हमें 2014 से ही देखना पड़ेगा
जब लाल किले के प्राचीर से उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए इज्जत घर बनाने की जरूरत है, वो उनका पहला कदम था। और उस कदम को पूरा उन्होंने कैसे किया कि 11 करोड़ से ज्यादा इज्जत घर भारत में बने। ये उनका सबसे पहले विमेन एम्पावरमेंट था। उसके बाद उन्होंने ये भी चिंता करी कि जो महिलाएं हैं वो चूल्हे पे खाना ना बनाएं। उसके लिए वो उज्ज्वला योजना लेके आए। 12.5 करोड़ से ज्यादा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 13 करोड़ को आंकड़ा वो टच कर रहा है। उतने परिवारों, मतलब परिवार तो कितने हो गए, परिवार में की संख्या लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगी, पर उतने घरों में हमने उज्ज्वला गैस दी। ये महिलाओं का सशक्तिकरण है। उसके साथ उन्होंने ये भी देखा कि महिलाएं कैसे दूर देहात में पानी भरने के लिए जाती थी, घर में नल से जल आए उसकी भी चिंता करी। वहीं रुके नहीं प्रधानमंत्री जी, उन्होंने इस बात की भी चिंता करी कि जब हमने आवास देने की बात कही तो उन्होंने कहा कि हम आवास भी महिला के नाम पे देंगे, और अगर आप आवास महिला के नाम पे लेंगे तो आपको उसमें कुछ ना कुछ रिबेट भी मिलेगा। ये सही मायने में महिलाओं को शक्ति देने के लिए उन्होंने अलग अलग योजनाएं लेकर आए। आपको याद होगा 2016 का दौर, जब 2016 में उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत करी, वो बेटी उन्हें वोट देने वाली नहीं है। 2016 से आज 2023 तक 24 में आंकड़े बढ़े, रेशो देखो, चाहे वो पूरे देश की हो चाहे वो हरियाणा, जहां सबसे कम महिलाएं होती थी पुरुषों के मुकाबले में, बट आज वो आंकड़ा बराबरी और उससे भी ज्यादा हो गया। उसका कारण हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। ये शक्ति वंदन है। इसके साथ साथ उन पार्टी संगठन ने भी इस बात की हमेशा चिंता करी। भारतीय जनता पार्टी में 33% का रिजर्वेशन संगठन में है। जैसा कि आपने मुझे कहा कि मैं इतने सालों से सक्रिय थी, आज मैं संगठन के इतने पदों पे आई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में महिलाओं को जगह दी। महिलाएं उससे नरिश हुई। देखिए, आज मैं कॉरपोरेटर हूं, बट अगर मैं प्रदेश की उपाध्यक्ष, मैं राष्ट्रीय मंत्री भी रही महिला मोर्चा की, वो इसीलिए बनी कि जब संगठन ने कहा कि हम 33% महिलाओं को देंगे, तो महिलाएं धीरे धीरे मंडल से जिले में, जिले से प्रदेश में, प्रदेश से नेशनल में आई, और ऐसे ही कॉरपोरेशन से महिलाएं नरिश होके एमएलए बनी। अब प्रधानमंत्री जी ने उनको जो संसद में और एमएलए उसमें रिजर्वेशन दिया है, आप देखिएगा जितनी बहनें देश भर में राजनीति में नीचे से नरिश होके आएंगी और वो देश की संसद में बैठेंगी। और उसके साथ साथ आज देश की संसद में, लोकसभा राज्यसभा में आज सबसे ज्यादा, मतलब जब से देश आजाद हुआ सबसे ज्यादा महिला रिप्रेजेंटेशन है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वी आर विमेन लेड गवर्नमेंट, और उसको उन्होंने हमेशा ऐसा किया भी। योजनाओं के साथ साथ उन्होंने इस बात की भी चिंता करी, अंतरिक्ष से लेके सैनिक स्कूल से लेके हर जगह महिलाएं, और ये भी तय किया कि अगर खेत खलियान में महिलाएं हैं तो वो कैसे एम्पावर हो सकती हैं। वो दीदी द्रोण की एक योजना लेके आए जिसमें उन्होंने कहा कि हम लखपति दीदी बनाएंगे, और ऐसा 1 करोड़ का टारगेट लिया। आप सोच के देखिए कि गांव देहात की वो महिला जिसको सिर्फ अभी तक वो खेत में, ठीक है, पति को खाना बनाया है, उसको खाना देने गई है, वो उसकी मदद भी करती थी, बट आज वो हाईटेक हो गई है। वो ड्रोन से कीटनाशक दवाइयां डालेगी, और ये तय किया उन्होंने कि ये महिलाएं ही करेंगी। तो ये स्पष्ट दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री जी ने हर जगह पे, कोई भी एक ऐसा स्थान नहीं है जहां उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने करके दिखाया। और उनको भी देश की महिलाओं ने जब समय समय पे चुनाव हुआ उसमें दिखाया कि मोदी जी के प्रति उनका विशेष प्रेम है, लगाव है। एक बात जो पूरे देश में फेमस है, देश में क्या विश्व में फेमस है, कि महिला जो है मोदी जी की साइलेंट वोटर है। वो कैसे है? देश के प्रधानमंत्री जी ने नीचे की महिलाओं के लिए, जो गांव देहात की जिसको महिलाएं कहती हैं, जो जिनको बहुत कम सरकारें कुछ दे पाती थी, हमारे एक देश के प्रधानमंत्री जी के ये भी वर्ड्स थे कि हम 100 रुपए देते हैं, नीचे 15 रुपए पहुंचते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया कि डीबीटी से अगर 100 रुपए देंगे तो 100 रुपए ही नीचे तक जाएंगे। उसके तहत उन्होंने महिलाओं को जो दिया, उसके साथ साथ
शहर की महिला को, गांव की पढ़ी लिखी बच्चियों को मुद्रा बैंक हो, स्टार्टअप हो, स्टैंड अप हो, उन्होंने एक चीज उसमें ये भी करी कि हर बैंक को एक महिला को और एक SC ST को लोन देना अनिवार्य किया। उसके कारण आज करोड़ों स्टार्टअप स्टैंड अप के तहत महिलाएं एम्पावर हुई। और ऐसे ही जैसे मैंने कहा कि सैनिक स्कूल में, अंतरिक्ष में, ऐसी कोई फील्ड नहीं, फाइटर प्लेन उड़ाने में। और प्रधानमंत्री जी ने हर पायदान पे, इवन पार्टी संगठन के अलावा भी जब कोई डायरेक्टर बनने की बात आती थी तो देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाओ। उन्होंने महिलाओं को उसमें भी आगे बढ़ाया। कोई एक ऐसा पायदान नहीं है जहां उन्होंने ये कोशिश नहीं करी कि नारी शक्ति और आगे बढ़ के जाए। चलिए, ये तो मोदी जी की बात हुई, लेकिन मैं आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो केजरीवाल जी हैं, और तो आपके स्टेट की मैं बात करती हूँ। वो कहते हैं कि जितना हमने महिलाओं के लिए काम किया, जितना मैंने सशक्तिकरण का काम किया है, उतना किसी राज्य के ना CM ने किया और ना मोदी जी ने किया है। तो आपके इस पे क्या विचार है? आज पूरा देश मोदी जी की गारंटी को मान रहा है और दूसरी तरफ केजरीवाल जी हैं जो कि झूठ के लिए फेमस हैं। और अब तो आज की स्थिति तो ये है कि भ्रष्टाचार में पूरे शायद देश की बात छोड़िए, विश्व में भी किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा किया होगा अभी तक कहीं कुछ देखने को नहीं मिलता है। जो वादे केजरीवाल जी ने महिलाओं के साथ किए उनमें से कोई एक वादा पूरा नहीं किया उन्होंने कहा कि हम बसों में गार्ड्स देंगे, मुझे कहीं वो महिला गार्ड्स नजर नहीं आते। महिला सुरक्षा की बात करके मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब निर्भया कांड हुआ था तो उन्होंने कैंडल मार्च निकाला था। उसके बाद कितने केसेस दिल्ली में हो गए, एक बार भी केजरीवाल जी को उनके घर की याद नहीं आई कि उन बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। केजरीवाल जी ने कोई एक ऐसा कदम नहीं उठाया। उनके शुरू के टेन्योर में देखिए, आज आतिशी जी जरूर उनकी एक कैबिनेट मंत्री हैं, वो तब उन्होंने बनाई जब उनका एक सहयोगी बहुत दिनों से जेल के अंदर है। उससे पहले उन्हें महिला शक्ति की याद नहीं आई थी। उनकी कैबिनेट में कोई महिला मंत्री भी नहीं थी पहले टेन्योर में। और केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए क्या किया? बस फ्री करी। और एक्चुअल में की स्थिति पूछ के देखिए महिलाओं से, आप बस स्टॉप पे खड़े होइए तो महिलाएं क्या बोलती हैं कि अगर बस वाला ये देख लेता है कि महिलाएं नीचे खड़ी हैं तो वो महिलाओं के लिए बस नहीं रुकती है। और आपने उस व्यवस्था को सुधारने के लिए ऐसा कौन सा कदम उठाया कि महिलाएं आपको आज अच्छा मानेंगी? एक भी ऐसा कदम आपका नहीं है। ये आने वाला समय आपको बताएगा। जैसे कि मोदी जी की लोकप्रियता तो पूरे देश में बढ़ी, पर पिछले 9 सालों से आप क्या कर रहे हैं? आने वाले समय में दिल्ली की जनता को, दिल्ली की महिलाओं को आपने क्या दिया? शराब दी। उनके बच्चों को, युवाओं को जिस समय एक कागज पे एक किताब और पेन देने की बात करनी थी, आपने एक के साथ एक फ्री बॉटल दी। और हर स्कूल कॉलेज के बगल में, हर धार्मिक स्थल के बगल में आपने शराब की दुकानें खोली। और आपने, अगर आप ये कहते हैं कि आपकी शराब की नीति बहुत बढ़िया थी, तो मैं आपसे एक सवाल जरूर करना चाहती हूं केजरीवाल जी, एक महिला होने के नाते भी करना चाहती हूं कि अगर शराब की नीति इतनी बढ़िया थी तो आपने उसे वापस क्यों लिया? क्योंकि आपके वापस लेने में ही इस बात का जवाब है कि आपसे त्रुटि तो हुई ही है। और जो त्रुटियां आपने करी हैं, जो भ्रष्टाचार आपने किया है, और दिल्ली की हर सड़क, मैं जिस वार्ड की निगम पार्षद हूं, कभी उसमें एक दुकान हुआ करती थी, 5 दुकानें खोली आपने, उसमें 3 मैंने धरना प्रदर्शन करके बंद करी। आज भी 2 दुकानें खुली हुई हैं। और जहां खुली हुई हैं उसके बगल में 100 मीटर के दायरे में MCD का स्कूल है, 100 मीटर के दायरे में एक मंदिर है, बट आपको नहीं दिखाई दिया। और ये आपने सिर्फ मेरे एक वार्ड में नहीं, पूरी दिल्ली में किया। और आने वाले समय में महिलाएं ही आपको बताएंगी, इस बात का जवाब भी वही देंगी। केजरीवाल जी ने एक घोषणा की है 1000 रुपए देने के लिए महिलाओं को, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? और दूसरी चीज़ मुझे ये जाननी है कि फ्री बहुत चल रहा है, तो बिजली और पानी जो बोलते हैं कि दिल्ली वालों को फ्री देते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं निगम पार्षद हूं। मुझे केजरीवाल जी जो 1000 रुपए देने की बात कर रहे हैं,
उन्होंने तो वो पेंशन भी बंद कर दी जो सीनियर सिटीजन्स को इतने समय से मिलती थी। बट आज हम पिछले जब से वो सरकार में आए तब से लोगों की पेंशन भी नहीं आ रही जो उसके जेन्युइन हकदार थे। और आप 1,000 देने की बात कर रहे हैं, आपको ये बात 9 साल के बाद क्यों याद आई केजरीवाल जी? आप सत्ता में 9 साल से आ गए, 2013 में आप सत्ता में आए, तब से आपने क्यों नहीं शुरू किया? आज आपने जब स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट में के तुरंत बाद आचार संहिता लग गई, चुनाव आएगा, चुनाव के बाद अगला चुनाव जो आपका विधानसभा का चुनाव है उसमें 4 महीने रह जाएंगे, उसमें भी 2 महीने पहले आचार संहिता लग जाएगी। और 2 महीने अगर आपने जनता को पैसा दे दिया तो ये भी आप एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि आने वाले समय में वो एक्चुअली में लोगों को मिलेगा नहीं। वो एक और बड़ा धोखा महिलाओं के साथ आप करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी सरकार है, आप देखिए ना, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, महिलाओं को वहां निरंतर पैसा मिला है और आज भी मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में जाइए, जहां पे हमारी सरकारें हैं, वहां हम स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू उनको पैसा दे भी रहे हैं। पर आपने कहना कुछ होता है और करना कुछ होता है, आप सिर्फ दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाते हैं। ये बात तो राजनीति की हो गई। अब मैं आपके पर्सनल लाइफ में जाऊंगी, क्योंकि आप एक महिला शक्ति की बहुत बड़ी उदाहरण है। आपने अपने पर्सनल जीवन में महिलाओं के लिए क्या किया है? मैंने कहा ना कि मैं राजनीति में आई जरूर, पर समाज सेवा हमेशा से मेरा शौक रहा और मैंने उसमें बहुत सारे काम ऐसे किए भी। मैं एक संगठन भी चलाती हूँ, माता चकेरी देवी ट्रस्ट मेरी ट्रस्ट है। उसके तहत मैंने 2000 दिल्ली में महिलाओं को सिलाई मशीन दी, आत्मनिर्भर किया। उसके अलावा मैंने कई बहनों को, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब 2019 के उनके भाषण को याद करिए तो उन्होंने कहा कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। और उसके बाद जब मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी तो मैंने कई सारी बहनों को राजघाट में गांधी स्मृति स्थल पर ट्रेनिंग्स होती हैं, मैंने महिलाओं को वहाँ अलग अलग कोर्सेज कराए और मुझे बड़ी खुशी है। मैं उन महिलाओं का नाम भी ले सकती हूँ आपके सामने। मेरी 2 महिलाएं ऐसी जिनको एक दीप्ति वत्स है, उसने वहाँ से साबुन, मॉइस्चराइजर ये सब बनाना सीखा था। अभी वो खादी में सप्लाई कर रही है। इस बार भारत मंडपम में उसको स्टॉल मिला था। मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरी एक बहन जिसको मैंने काम करने के लिए आगे बढ़ाया, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, उसने और 10 लोगों को रोजगार दे रखा है। मैं मशीन की बात में भी आपको बताती हूँ। कालका जी में मैंने मशीनें पूरी दिल्ली में बांटी। मेरे यहाँ पर एक महिला, उसका हस्बैंड केले की रेडी लगाता था, उसको मैंने मशीन दी। उसने क्या किया, उस मशीन के साथ एक छोटा सा जो सीढ़ी के नीचे जगह होती वहां उसने रख के ऑल्ट्रेशन का काम शुरू किया। आज वो बुटीक चला रही है, उसके पास 4 और लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो सोच है आत्मनिर्भर करने की, कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि जब हम सक्षम होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। और हम आर्थिक रूप से जब सक्षम होते हैं तो ही हम एम्पावर कर पाते हैं बाकी चीजों को। इसलिए मैं समय समय पर बहुत सारी महिलाओं को मैंने अपने यहाँ पे कुछ बहनों को टॉयज बनाने का कोर्स कराया था, क्रोशिए से, क्योंकि आजकल लोग हैंड निटेड चीज़ों की बहुत बात करते हैं। वो भी महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं। और मैं प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए भी मतलब मैं ये चाहती थी कि पूरा दिल्ली देश तो साथ में मेरा वार्ड भी प्लास्टिक मुक्त हो। तो उसके लिए भी मैं मतलब हमेशा से लोगों को इनकरेज करती हूँ। मैंने बहुत बार थैले बना के भी बांटे और मैं अपनी महिलाओं को, जिनको मैं सिलाई मशीन देती हूँ, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि शुरू में आप पुराने कपड़ों से थैले बनाइए और आसपास में उनको डिस्ट्रीब्यूट करिए और उनको लोगों को इनकरेज करिए। क्योंकि अपने पुराने टाइम को जब मैं याद करती हूँ, अपनी दादी के समय को, उस टाइम याद करो कि हमारे घर में कबाड़ी जरूर आता था। आज भी कोई आदमी न्यूज़पेपर नहीं फेंकता, वो कबाड़ी को ही देता है। बहुत कम घर ऐसे होंगे जो न्यूज़पेपर डस्टबिन में डालते होंगे। वो इसलिए क्योंकि उनको लगता था कि हम कबाड़ी को देंगे, उसके लिए है। ऐसे ही हमें चीजों को अलग अलग सेग्रीगेट करना चाहिए। मैं कूड़े के सेग्रीगेशन पे भी लोगों को बहुत समय समय पे बताती हूँ कि हमको ये करना चाहिए और हमारे पूर्वज ये करते रहे हैं और आज की डेट की नीड भी है। क्यों? क्योंकि
अगर हम ये नहीं करेंगे तो कूड़ा देश में बढ़ता ही जाएगा। आपको प्लास्टिक और दूसरा कूड़ा, मतलब जो वेट वेस्ट है और जो नॉर्मल वेस्ट है, वो अलग अलग करके कबाड़ी को देना चाहिए। उससे कूड़े वाले के पास कूड़ा कम जाएगा और कहीं ना कहीं आपकी समाज के प्रति एक भागीदारी भी होगी। मैं इन सब विषयों पे लगातार काम करती रहती हूँ और मैं समय समय पे स्वच्छता अभियान भी चलाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का विजन कि उन्होंने कहा कि हमें स्वच्छ भारत बनाना है। स्वच्छ भारत बनाने में जिस समय उन्होंने झाड़ू उठाई तो लोगों ने उस बात का भी मजाक उड़ाया था, पर आज कहीं ना कहीं हमें बदलाव नजर आता है। हमारे बच्चों को हमेशा स्कूल में ये पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था कि बाहर नहीं कुछ फेंकना है, बट हम बड़े लोग नहीं मानते थे। पर आज आप कार में बैठ के अपने बच्चे के सामने वो करने की कोशिश तो करिए, कोई आपको नहीं करने देगा। आज आपको, मैं 100% नहीं कहती, पर 50-60% आपको सफाई ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि वो एक कैंपेन बन गया, जन भागीदारी बनी। मैं हमेशा इस बात को मानती हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया, उस आह्वान को लोगों ने स्वीकार किया और हम सभी समय समय पर स्वच्छता अभियान चला के आम आदमी की जब उसमें भागीदारी होती है, आम जनमानस की जब भागीदारी होती है, तो वो अभियान हमेशा सक्सेस होते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमको 2019 में एक और स्लोगन भी जब दिया था, वोकल फॉर लोकल। हमको वोकल होना चाहिए लोकल ही चीजों के लिए। किसी को ये मालूम नहीं था कि 2020 में कोविड आ जाएगा। और जब कोविड आया, आपदा में अवसर किसने ढूंढा? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। वैक्सीनेशन देश में बना, ये भी बहुत बड़ी बात है और विश्व में हमने दिया भी। बट उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा कि हमें लोकल चीजों के लिए वोकल होना चाहिए, हमारी उस समय वो जरूरतें आसपास से पूरी हुई और आज देश ने कहीं ना कहीं इस बात को सीख भी लिया है और आज हम इन चीजों को खरीदते हुए सोचते हैं कि क्या ये हमारे यहाँ का बना हुआ है, क्या ये हमारे आसपास किसी ने बनाया है क्या। ये जो अभियान भी लिया ना, ये भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के अभियान के कारण ही हुआ। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब उन्होंने एक बार कहा था कि हमारे वार्डरोब में खादी के, क्या हम खादी से 2 चीजें ले सकते हैं, क्या हम 5 ले सकते हैं। और आज खादी पे कितने लोग जाते हैं और खादी की सेल कितनी बड़ी। उससे उनको क्या बेनिफिट हुआ? उससे बेनिफिट हुआ उस देश के बुनकर को, उस देश के कारीगर को, उस देश में हर उस व्यक्ति को जो अपने आप को स्वावलंबी बनाना चाहता है। और उन्होंने ऐसे करोड़ों परिवारों को स्वावलंबी बना दिया सिर्फ उनके एक वाक्य से कि हमें अपने देश में बनी हुई चीजें खरीदनी चाहिए। और मैं एक समय में नेशनल हैंडलूम बोर्ड की डायरेक्टर भी रही और मुझे मालूम है कि पहले बहुत सालों से बुनकर खत्म हो रहे थे और बुनकर के बच्चे भी वो काम नहीं करना चाहते थे। प्रधानमंत्री जी ने स्मृति जी ने कहा कि माय हैंडलूम माय प्राइड, वो एक अभियान शुरू हुआ। आज बहुत सारे लोग जाके पूछते हैं ये पावरलूम है क्या हैंडलूम है। कहीं ना कहीं हम उन चीजों को भूल गए थे, बट वापस से देश के प्रधानमंत्री जी ने बुनकर्स के लिए भी जो काम किया वो इतना ज्यादा है कि वापस उस इंडस्ट्री को जिंदा किया और आज लोग अपने देश की चीजों को बना हुआ खरीद भी रहे हैं, पहन भी रहे हैं और उसको बढ़ावा भी दे रहे हैं। और ऐसे ही खान पान को भी दिया। मुझे बहुत अच्छे से याद है एक दिन मोदी जी ने लिट्टी चोखा खाया और आप सोचिए प्रगति मैदान में, उसके बाद कितने लोग उसके पास गए होंगे। मन की बात में हमेशा उन्होंने ऐसे लोगों की चर्चा करी कि कौन लोग नीचे के लेवल पे, मतलब लोकली काम कर रहे हैं, उनको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता था। ये पिछले 9-9.5 सालों में प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में हमेशा ऐसे किसी ना किसी बहन से या भाई से बात करी और आज वो विश्व स्तरीय हो चुके हैं। तो ये सब उनके कारण ही है। जो हम कहते हैं ना कि पहले वोकल फॉर लोकल फिर देन ग्लोबल, तो उन्होंने ग्लोबली भी लोगों को पायदान दिया है जिससे लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपने जो बोला कि जो लोग देखते हैं हैंडलूम का काम है, अपने देश का काम है, नहीं है।
तो ये इससे मैं बहुत एग्री करती हूँ, क्योंकि मैं भी वैसे ही खरीदती हूँ, लेकिन हमारे देश का बना हुआ है कि नहीं, हमारे भारत की नारियों ने बनाया है कि नहीं बनाया है। तो ये बहुत एक अच्छा चीज़ है जो कि प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव था, और बहुत सारे लोग इससे आकर्षित भी होते हैं, और सबकी एक नई नई जो घर से एक कलाकार निकल रहा है, अपने अपने तरीके से बना रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और एम्पावर कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और सबसे लास्ट में क्योंकि आप नारी शक्ति हैं, तो मैं आपसे एक अपील ज़रूर चाहूँगी कि आप एक देश की नारियों को एक संदेश दें, और अपना जो भी किया उसके लिए एक मैसेज आप ज़रूर दीजिए। मैं तो सभी महिलाओं को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप जिंदगी में एक गोल जरूर तय कीजिए, शॉर्ट गोल और लॉन्ग। और ऐसा कोई काम नहीं है, नहीं शब्द आपकी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। और अपनी, जैसे कहते हैं ना, लकीर को लंबी करना। हो सकता है शुरू में लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर धीरे धीरे वो आपको अपनाएंगे, फिर वो आपकी तारीफ करेंगे। ये तीनों फेजेस से आपको गुजरना पड़ेगा, और जो गुजर जाएगा वो हमेशा बड़ा बनेगा। आप बड़े बनेंगे, बड़ा बनने से किसी को कोई नहीं रोक सकता। बस इस चिंता को नहीं करना कि कोई क्या कह रहा है। शुरू में लोग जरूर कुछ कहेंगे, आप कोई भी काम करिए, पहले लोगों ने उसका विरोध करना ही है, फिर धीरे धीरे आपको एक्सेप्ट करेंगे और फिर आपकी बढ़ाई भी करेंगे। आप वाइब्स ऑफ भारत में आई, आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर, और क्या मैसेज देना चाहेंगे वाइब्स ऑफ भारत के ऑडियंस को? सबसे पहले तो अपूर्वा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अपूर्वा ने मुझे वाइब्स ऑफ भारत में बुलाया। और आज की डेट में मैं इस बात का अनुभव करती हूँ कि बहुत सारे माध्यम हैं लोगों तक पहुँचने के। पॉडकास्ट भी एक माध्यम है जनता तक जाने का। आपका अभिनंदन करती हूँ कि आपने ये स्टार्ट किया, और लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचने वाला ये माध्यम है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखकर कि आपने पीछे लिख रखा है मेरा भारत मेरा गौरव, और ये हम सभी भारतीयों के लिए ये गौरव की बात है कि हम भारतीय हैं। वाह! और योगिता जी, आप यहाँ पे आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे चैनल पर आई, और आपने हर प्रश्न का बहुत ही बेबाकी से अपना जवाब दिया, और बहुत अच्छे से एक सकारात्मक विचारों के साथ दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आशा करती हूँ कि यहाँ के ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग भी जानिए कि योगिता जी हैं क्या, और पॉडकास्ट जरूर देखिए, जानिए कि क्या है, कितना काम किया है इन्होंने नारी शक्ति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।